स्टूडेंट्स, बेटा दिस इज योर लेक्चर नंबर 18, ठीक है, एंड इट्स 6th of May, ठीक है. प्लीज मेंशन डेट. So in our previous lecture we have studied about what are phospholipids, ठीक है, what are glycolipids and something about cholesterol, ठीक है. हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी. देन वी मूव ऑन फ्लूइडिटी, ठीक है. हमने देखा किस तरीके से फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन मेंटेन हो रही है और किस तरीके से प्रोटीन पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की क्या कंट्रोल करते हैं. फ्लूइडिटी तो किसने कंट्रोल की, लिपिड ने, ठीक है ना. मोज़ेइकनेस है वो प्रोटीन की वजह से होता है. इसके अलावा हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना. दे आर कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन, ठीक है. प्रोटीन हमने 3 टाइप के किए थे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस और 2 टाइप के किए थे ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है. तो देखो आज हम थोड़ा सा उसी को एलेबरेट करके देख रहे हैं बेटा, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट से देख रहे हैं क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं. देखो, व्हाट आर वेरियस फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है. फ्लूइडिटी का मतलब देखो क्या है, फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब जैसे जब टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है ना, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो तो हमारी मेम्ब्रेन क्या है, जेल लाइक है, ठीक है ना. तो वो थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स उसके दूर होने लग जाएंगे और वो एक तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाएंगे और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म हो जाएगी. क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारी जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज क्वासी फ्लूइड, ठीक है. तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्यों कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक टेम्परेचर पे ही सर्वाइव कर सकता है. आगे बात समझ में, ठीक है. तो हम उसी को थोड़ा सा देखते हैं. तो देखो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी किस पे डिपेंड करती है, एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है ना. सैचुरेटेड फैटी एसिड देखो हमने इस तरीके से फोस्फोलिपिड बनाया था, ठीक है. कल हमने कुछ इस तरीके से फोस्फोलिपिड बनाया था और फोस्फोलिपिड में हमने देखा था कि पोलर हेड जो है वो ग्लिसरॉल प्लस फोस्फेट से बन रहा था और ये चेन फैटी एसिड से बन रही थी. तो बेटा जब हम यहाँ ड्रॉ करते हैं तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, है कि नहीं. जब हम सीधा ड्रॉ कर रहे हैं यानी फैटी एसिड कैसा है, सैचुरेटेड है, ठीक है. बट वहीं पे अगर हम ऐसे किंक बना दे ऐसे करके तो इसका मतलब ये किंक क्या है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है. तो अनसैचुरेटेड पॉली एसिड भी एक भी हो सकता है, मतलब डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है, पॉली अनसैचुरेटेड यानी मैंने डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है. तो देखो सैचुरेशन जो है फ्लूइडिटी को अफेक्ट करती है. अगर हमारा फैटी एसिड कंप्लीटली क्या है, सैचुरेटेड है, तो मेम्ब्रेन उतनी ही ज्यादा फ्लूइड बिहेवियर शो करेगी. क्लियर, ठीक है. फ्लूइडिटी उसके अंदर ज्यादा हो जाएगी. समझ में आ गई बात. तो देखो जितने भी आपके हाई टेम्परेचर टॉलरेटिंग बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर बेसिकली सैचुरेटेड फैटी एसिड कम मिलेगा. क्यों, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहे हैं और टॉलरेट कर रहे हैं इसका मतलब उनके अंदर फ्लूइडिटी कम से कम है. और देखो सैचुरेशन फ्लूइडिटी को बढ़ाता है, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है. क्लियर, ठीक है. तो ध्यान रखना जितना ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा फ्लूइडिटी उतनी ज्यादा. तो अगर हमें फ्लूइडिटी कम करनी है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड कम होने चाहिए और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होने चाहिए. क्लियर, ठीक है. सेकेंड इज लेंथ ऑफ फैटी एसिड, किस तरीके का फैटी एसिड होना चाहिए. तो देखो जितना शॉर्ट लेंथ फैटी एसिड होगा, छोटा होगा, मोबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना. तो इसीलिए जो हाई टेम्परेचर टॉलरेटिंग बैक्टीरिया होते हैं उनमें उनकी जो फैटी एसिड की चेन होती है वो लंबी मिलेगी आपको, ठीक है ना. क्यों, क्योंकि वहां फ्लूइडिटी को रोकना है हमें, ठीक है. इसके अलावा देखो ब्रांचिंग इन लिपिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे एम्स के अंदर आया है यहाँ से क्वेश्चन कि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया सबसे मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया है एंड दैट आर कैपेबल टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर. जहां बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जहां कोई सर्वाइव नहीं कर सकता वहां आर्की बैक्टीरिया आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैक्सिमम क्या मिलता है, ब्रांचिंग इन लिपिड. मतलब देखो जितनी ब्रांचिंग होगी उतना ही फ्लूइड बिहेवियर कम होगा. मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है. आ रही बात समझ में. तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना ही ज्यादा फ्लूइड, यानी कि आपकी जो फैटी एसिड है यहाँ पे इसके अंदर इसकी कुछ ब्रांचिंग होगी, ठीक है. तो अगर ब्रांच्ड जो है लिपिड ब्रांच्ड है
ठीक है, तो उसके अंदर उसकी फ्लूइडिटी भी अफेक्ट होती है। तो याद रखना वो हाई टेम्परेचर को क्यों टॉलरेट कर पाते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ ब्रांच्ड लिपिड इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की, कल हम पढ़ रहे थे कोलेस्ट्रॉल क्या है, नॉन पोलर होता है फैटी एसिड। ठीक है, इसके साथ साथ हमने देखा था कि ये कभी भी लॉन्ग चेन की फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है ना, किस फॉर्म में होता है ये, इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, 17 कार्बन न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, जिसपे अलग अलग ग्रुप लगे हुए होते हैं। ठीक है ना, तो हमने वो सब पढ़ा था। तो कोलेस्ट्रॉल जो है बेसिकली क्या कहाँ मिलेगा आपको, हम कल ये बताना भूल गए थे। देखो कोलेस्ट्रॉल आपको लिपिड मॉलिक्यूल्स की जो टेल रीजन है ना उसके बीच में मिलेगा। ये भी कुछ बड़ा बन गया है, मान लो इस इनके बीच में यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, ये लिपिड हो गए ऐसे करके, और इनके बीच में लिपिड मेम्ब्रेन की जो फैटी एसिड होते हैं ना उनको लिंक करके रखता है बाय हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। और जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा, ठीक है, उतना ही फ्लूइड बिहेवियर कम होगा। क्यों, देखो कोलेस्ट्रॉल क्या करके रख रहा है, इन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रख रहा है कि नहीं, है ना, इन मॉलिक्यूल्स को, ये दो लिपिड इनको बाइंड करके रख रहा है। तो जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल उतना ही फ्लूइड बिहेवियर कम होता है। तो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल का रोल भी जो है कहाँ पे मिलेगा आपको, फ्लूइड बिहेवियर को क्या करने के लिए, अफेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे समझ में। तो देखो आपने ये लिखना है, मैंने आपको ये नोट्स में लिख कर नहीं दिया, नोट्स में तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है बेटा, तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लेना आज वाले टॉपिक का, इस वाले पार्ट का, ताकि आप शॉर्ट में आप लिख सको इस चीज को। ठीक है, ज्यादा बहुत ज्यादा वास्ट जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो हम बात कर रहे थे कि मूवमेंट कैसे कैसे होते हैं। हमने पढ़ा कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्लूइड बिहेवियर शो करती है। और इसमें हमने देखा कि ये जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड की बाइलेयर में प्रोटीन्स जगह जगह बस पड़े हुए हैं। ठीक है ना, जस्ट दे आर प्रेजेंट इन दी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखो क्या होता है, हम प्रोटीन जो होते हैं वो सिर्फ लेटरल मूवमेंट शो करते हैं। लेटरल मूवमेंट का मतलब, जैसे मान लो ये प्रोटीन है, प्रोटीन अपनी लेयर में कहीं पे भी मूव कर सकता है। लेकिन जहां तक बात है लिपिड्स की, ठीक है, जहां तक बात है लिपिड्स की, वो लेटरल मूवमेंट भी शो कर सकता है, यानी कि जो ये फोस्फोलिपिड आपने बनाए हैं ये अपनी मेम्ब्रेन में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर। देखो ये तो हमने 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया। जब आप कहीं पे 3 डायमेंशनल, आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो ये कहीं पे भी आ जा सकते हैं, अपनी लेयर के अंदर भी जा सकते हैं। प्लस ट्रांसवर्स मूवमेंट, ट्रांसवर्स मूवमेंट का मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। लेकिन ये बिहेवियर कौन शो करेगा, सिर्फ लिपिड, प्रोटीन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ये प्रोटीन यहाँ से इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ लिपिड जो है मूवमेंट, ट्रांसवर्स मूवमेंट शो करते हैं, जिसको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहा जाता है। क्लियर, ठीक है। इसके साथ साथ एक होता है रोटेशनल मूवमेंट, यानी कि ये लिपिड अपनी जगह पे रोटेट करना स्टार्ट कर दे ऐसे। ठीक है ना, तो उसको क्या बोल लेते हैं, उसको क्या बोलोगे आप, रोटेशनल मूवमेंट। आगे बात समझ में, तो 3 टाइप के मूवमेंट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद योर जो है डिफरेंट मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो आए थे। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स आए थे हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे मॉडल्स को पढ़ेंगे। So बेटा these are certain models of plasma membrane. अभी तक हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है ना, and what we have learned that plasma membrane consists of proteins, plasma membrane consists of lipid bilayer. ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। Now how we can explain the structure of plasma membrane. ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ मॉडल्स की जरूरत है। कहने का मतलब जब डिस्कवरी हुई तो एकदम से हमारे पास जो है आज जो मॉडल सबसे ज्यादा माना जाता है, प्रेफर किया जाता है, वो मॉडल एकदम से नहीं आया। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया। ठीक है ना, और उसी के बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है, सभी के बारे में। ठीक है ना, क्योंकि आपके जो एमसीक्यूज आते हैं वो सभी से आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 1895 में ऑवर्सन ने एक सजेशन दिया। ठीक है ना, उस टाइम तक कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए किसी ने देखा नहीं था। बस उन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे एक सजेशन दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड की बनी हुई होती है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे फिर ग्रिंडल एंड गॉर्टर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा नहीं सिर्फ लिपिड से नहीं होती है, लिपिड तो होता है बट लिपिड की बाई लेयर होती है। ठीक है ना, मतलब 2 लेयर होती है। तो लिपिड बाई लेयर कॉन्सेप्ट किसने दिया, ग्रिंडल एंड गॉर्टर ने दिया।
ठीक है। इसके बाद 1935 तक आते आते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है ना। तो जब देखा गया तो इसके अंदर तो 3 लेयर्स हमें दिखाई दे रही थी, ठीक है ना, तो इसीलिए लैमिनार नाम डाल दिया इसका। तो देखो डेनली और डेवसन ने क्या किया, एक मॉडल जो प्रपोज किया, ठीक है ना, इसी मॉडल को PLLP मॉडल भी बोलते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों। इसी को बटर सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी हम देखेंगे, और इसी को ही लैमिनार मॉडल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें कुछ चीजें मालूम हुई थी। क्या हमें पहली बार पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो हैव सर्टेन प्रोटीन्स इन इट, ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता चला। अभी तक हम यही मान रहे थे कि सिर्फ लिपिड की बनी हुई है, बट यहाँ आके हमें पता चला यस इट हैव प्रोटीन कंटेंट आल्सो, ठीक है। लेकिन अब ड्रॉबैक का क्या कहा, क्यों इसका ड्रॉबैक आया उसको समझेंगे हम, ठीक है ना। तो देखो इसमें अकॉर्डिंग टू डेनली एंड डेवसन मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 मोनोमोलिकुलर प्रोटीन लेयर्स से बनी हुई होती है। ये हमने इसका डायग्राम बनाया है कि 2 क्या है प्रोटीन की लेयर, ये जो आपने रेड कलर की लेयर दिख रही है ना, ये एक लेयर और दिस वन इज अनदर लेयर, ठीक है ना। तो ये जो प्रोटीन की लेयर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये 2 अलग अलग प्रोटीन की लेयर है, ठीक है, एंड दे आर सैंडविचिंग टू लिपिड लेयर, ठीक है। देखो विच सैंडविच आर लिपिड बाइलेयर, जो लिपिड की बाइलेयर को सैंडविच कर रही है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे 2 प्रोटीन मोनोलेयर सैंडविच दी लिपिड बाइलेयर। तो देखो P प्रोटीन के लिए, अगेन L लिपिड के लिए, देन अगेन L लिपिड के लिए, और फिर P प्रोटीन के लिए, यानी कि प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन मॉडल जिसको कहा जाता है। बटर सैंडविच मॉडल कैसे कहा गया, मान लो आपके पास ये कोई ब्रेड है, ब्रेड का पीस है, उस पर आपने क्या लगा दिया है, बटर लगा दिया एक तरफ से, ठीक है ना, और उसके बाद आपने क्या किया है, ये दूसरा पर्टिकुलर ब्रेड है, उसके अपर सरफेस पे आपने क्या लगा दिया है, बटर लगा दिया, और फिर उसको आपस में आपने जोड़ दिया, तो बीच में बटर की लेयर है, ठीक है ना, आगे बात समझ में, ठीक है, बीच में बटर की लेयर है और साइड में इसके ऊपर और नीचे क्या है, ब्रेड की लेयर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मॉडल बटर सैंडविच मॉडल भी कहा जाएगा। अगेन इसको लैमिनार मॉडल क्यों कहा, क्योंकि यहाँ प्रोटीन की और लिपिड की कैसी लेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे मतलब लेयर की फॉर्म में है। लैमिनार वर्ड ही क्या है, लेयर है, ठीक है। तो लैमिनार वर्ड कहाँ से आया है, लेयर से आया है। तो यहाँ पे हमें 4 लेयर दिखाई देंगी, सबसे ऊपर प्रोटीन की, फिर 2 बीच में लिपिड की और सबसे नीचे की प्रोटीन की, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे हमें देखनी है बेटा कि फोस्फोलिपिड और प्रोटीन, ये तो हो गए आपके फोस्फोलिपिड और ये हो गए प्रोटीन, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि देखो प्रोटीन क्या है, आपके चार्ज पार्ट है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो फोस्फोलिपिड होते हैं उसमें भी क्या है, जो आपका प्रोटीन के अंदर फोस्फोलिपिड है उसमें ऊपर का जो हेड रीजन है वो भी कैसा है, पोलर है, ठीक है। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन थी दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चार्जेस के बीच में जब इंटरेक्शन होती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शंस पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना। नेक्स्ट है 2 फोस्फोलिपिड को आपस में जोड़ने वाले बॉन्ड लेयर, 2 लेयर को 2 फोस्फोलिपिड आर केप्ट अडेयर बाय वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। एक फोस्फोलिपिड और दूसरा एक ही लेयर के एक ही फोस्फोलिपिड दूसरे फोस्फोलिपिड से अगर अटैच है तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। इन्होंने तो इतना ही बताया था, आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे कि दोनों लिपिड की लेयर्स के बीच में हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स के बीच की में कौन सा होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो इंटरेक्शंस आपको अच्छे से करने हैं, पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, आपको जब असाइनमेंट देंगे तो उसमें आपको मॉडल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो प्रोटीन है, मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन है, दे आर ग्लोबुलर अल्फा हेलिकल एंड दैट इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, ठीक है, रिगार्डिंग द प्रोटीन,
ठीक है, प्रोटीन के रिस्पेक्ट में सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या थी कि हमें ये पता चल गया था कि प्रोटीन तो होते हैं बट अल्फा हेलिकल होते हैं। ठीक है, देखो प्रोटीन आगे चल के हम पढ़ेंगे कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, उनका अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम स्टडी करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे आपको क्या देखना है, ग्लोबुलर होता है और हेलिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ये सब बात सबसे पहले किसने बताई थी, तो कौन से मॉडल से बताई थी, डेनली एंड डेवसन मॉडल था। ठीक है ना, तो देखो ये ग्लोबुलर यानी कि 3 डायमेंशनल और अल्फा हेलिकल फॉर्म है, हेलिकल फॉर्म में है ये। कैसे क्या पूरा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर प्रोटीन का कैसे होता है अल्फा हेलिकल, वो हम बायोमोलिक्यूल्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपने बस इतना ध्यान रखना है कि प्रोटीन ग्लोबुलर थे, बस इतना ध्यान रखो, प्रोटीन ग्लोबुलर थे। अब इसकी ड्रॉबैक क्या आई, ड्रॉबैक ये आई कि ये परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। व्हाई, देखो ऊपर तो क्या है प्रोटीन, नीचे भी क्या है प्रोटीन, प्रोटीन कैसा है, चार्ज पार्ट होता है। ठीक है, और बीच में क्या है, लिपिड की लेयर है। अब मान लो कोई वाटर या वाटर सॉल्युबल चीज है, ठीक है, उसके साथ तो ठीक है, नो डाउट प्रोटीन ने इंटरेक्शन शो किया, बट क्या वो वाटर या वाटर सोल्यूबल चीजें इस लिपिड की बाइलेयर को क्रॉस कर पाएंगी, कभी नहीं कर पाएंगी। ठीक है ना, क्या पानी का आपके पास कोई लेयर है, सॉरी ऑयल की आपके पास कोई लेयर है एंड यू आर आस्क्ड टू जस्ट क्रॉस दैट पर्टिकुलर लेयर यूजिंग वाटर मीडियम। ठीक है ना, तो क्या वाटर के उस ऑयल में से उस वाटर को पास करवा पाएंगे, कभी नहीं होगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में, तो ये लिपिड क्या है, फैट ही तो है, और फैट में से वाटर या वाटर सॉल्युबल चीजें कैसे पास होंगी, नहीं होगी। इसका मतलब सेल के अंदर वाटर या वाटर सॉल्युबल चीजें कभी अंदर ना तो अंदर से बाहर आ सकती है ना बाहर से अंदर, अगर ऐसा होता तो सेल तो मर जाता। ठीक है, यानी कि इस मॉडल में डिफेक्ट है, ये मॉडल सही नहीं है, ये जो प्रोटीन की अरेंजमेंट इन्होंने बताई थी दैट वाज नॉट राइट। तो डेनली एंड डेवसन मॉडल वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। समझ में आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट इज योर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, सो बेटा दिस इज यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, आई थिंक यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमने जो 3 मॉडल्स पढ़े हैं, उन 3 मॉडल्स के बाद दिस वन इज 4th मॉडल। ठीक है, ये 4th मॉडल है और दिस इज यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। यूनिट मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट जो है दैट वाज गिवन बाय रॉबर्टसन 1953 में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी तब तक हो चुकी थी क्योंकि लैमिनार मॉडल आ चुका था। ठीक है ना, तो देखो इस मॉडल ने क्या कहा, सबसे पहली बार इन्होंने मेजरमेंट दी। ठीक है, कि टोटल थिकनेस मेम्ब्रेन की 75 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और वो भी क्या है, स्प्लिट फॉर्म में है। स्प्लिट फॉर्म का मतलब दोनों तरफ फोस्फो, दोनों तरफ क्या है, प्रोटीन लेयर है, बीच में क्या है, लिपिड की 2 लेयर है, जैसा कि वहां पे बताया गया था। ये बिल्कुल फॉलो करता है पीछे वाले मॉडल को। ठीक है ना, ये पहले वाले मॉडल को, लैमेलर मॉडल को फॉलो करता है। बहुत सारी चीजें इसकी सेम ही थी, बट इसने कुछ जो है मॉडिफिकेशन दी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि प्रोटीन की जो लेयर होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है, दूसरे प्रोटीन की भी 20 एंगस्ट्रॉम, तो 40, और बीच में 35 की क्या होती है, 2 लिपिड की लेयर्स होती है जो बाई लेयर बना रही है। ठीक है ना, तो ये मेजरमेंट दिया था। दूसरी चीज इन्होंने जो बताई, देखो वही सेम बात इन्होंने कही है, बस क्या मेंशन कर दिया है, इसके साथ कुछ मेजरमेंट मेंशन कर दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 2 मोनोमोलिकुलर प्रोटीन लेयर्स। ठीक है, जिसमें जो प्रोटीन लेयर है 20 एंगस्ट्रॉम ईच होंगी और सैंडविचिंग और लिपिड बाइलेयर ऑफ 35 एंगस्ट्रॉम थिकनेस। ठीक है, 35 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस की क्या होगी, लिपिड बाइलेयर। लेकिन सबसे बड़ा चेंज जो इन्होंने कहा था दैट वाज प्रोटीन्स जो थे दैट आर नॉट ग्लोबुलर, नॉट अल्फा हेलिकल। ठीक है ना, इन्होंने चेंज क्या किया प्रोटीन को लेके। इन्होंने कहा कि जो प्रोटीन है वो ग्लोबुलर और जो है अल्फा हेलिकल ना होके कैसे होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं और बीटा लीनियर फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, बीटा लीनियर फॉर्म होते हैं कि क्या फॉर्म्स होती है, अल्फा हेलिकल, बीटा लीनियर, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बट बायोमोलिक्यूल्स में करेंगे। ठीक है ना, तो देखो इनका जो डायग्राम था वो कुछ इस तरीके का, इनका जो मॉडल था वो कुछ इस तरीके का। देखो वही सेम फोस्फोलिपिड की लेयर है, लेकिन प्रोटीन क्या बताए, तो ऊपर भी एक्सटेंडेड प्रोटीन है और नीचे भी क्या है, एक्सटेंडेड प्रोटीन है। ठीक है ना, तो यही बात उन्होंने कही थी। अब एक चीज और इन्होंने बताई, हाइपोथेसिस क्या थी कि जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, वेरियस मेम्ब्रेन्स इन अ सेल आर यूनिट मेम्ब्रेन और मल्टीपल ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन।
क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जितनी भी मेम्ब्रेन हमारी किसके अंदर है, हमारे सेल के अंदर है, ठीक है ना, वो क्या है, सभी की कंपोजिशन, सभी की थिकनेस एक जैसी होती है और सारी एक यूनिट, मतलब एक यूनिट, जैसे मान लो हम यूनिट जो डिसाइड करते हैं वो सभी के लिए सेम होती है अगर एक पर्टिकुलर चीज हम ले रहे हैं, है ना। तो यूनिट का क्या है, मल्टीपल जरूर मिल सकता है, यानी कि मान लो या तो एक ही मेम्ब्रेन मिलेगी और एक मेम्ब्रेन में वही सेम एक्सटेंडेड प्रोटीन और बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, ठीक है ना, या फिर उस किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनल के चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन भी हो सकती है। अब ये क्या हो गया, 2 यूनिट मेम्ब्रेन हो गई। अगर 3 मेम्ब्रेन होंगी किसी के चारों तरफ तो ट्रिपल यूनिट मेम्ब्रेन हो गई। कहने का मतलब क्या है कि या तो एक यूनिट सिंगल यूनिट इस तरीके की होगी, एक यूनिट ऐसी होगी, ठीक है। तो इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस दिया जिसके अकॉर्डिंग क्या कहा कि वेरियस मेम्ब्रेन्स इन अ सेल, जितनी भी मेम्ब्रेन सेल के अंदर होती, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, चाहे वो ऑर्गेनल्स के चारों तरफ की मेम्ब्रेन हो, ठीक है ना, आर यूनिट मेम्ब्रेन, सारी या तो यूनिट मेम्ब्रेन होती है और मल्टीपल ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है वो यूनिट मेम्ब्रेन से बाउंड है, ठीक है, जैसे कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, ये सारे, ठीक है ना, ये यूनिट मेम्ब्रेन बना है। लेकिन अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, हम बात करें प्लास्टिड्स की, तो ये क्या बना रहे हैं, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम बना रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये था यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या है? पहले तो ड्रॉबैक देखो, थिकनेस की, ठीक है ना, थिकनेस को लेके, थिकनेस को लेके भी, ठीक है ना, थिकनेस के अंदर बेसिकली तो फिर भी हमारा क्या आया, चेंज किस रिस्पेक्ट में आया, जो हमने देखा क्या, जैसे मान लो वैक्यूल की मेम्ब्रेन की बात करें, हम टोनोप्लास्ट की बात करें, ठीक है ना, तो टोनोप्लास्ट में बेसिकली उसकी जो चारों तरफ की मेम्ब्रेन होती है वो 45 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, थिकनेस सबसे ही कम होती है उसकी। तो इसका मतलब ये चीज तो इनकी यही गलत प्रूव हो गई, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसी मेम्ब्रेन भी है जो बहुत ज्यादा मोटी भी होती है इसके रिस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब क्या है, इनके अंदर बहुत सारे क्या है, जो है जो बात इन्होंने कही वो गलत हुई। दूसरा देखो, बात तो हमारी वही की वही रह गई, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन को ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्यों भाई, चारों तरफ तो प्रोटीन है, बीच में लिपिड है, तो वाटर और वाटर सोल्यूबल चीजें क्या है, इसको क्रॉस नहीं कर सकती, और बाई चांस कोई अंदर में जो है वाटर इनसॉल्युबल चीजें हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर, वो यहाँ से बाहर नहीं आ सकती, है ना। कहने का मतलब कोई भी वाटर या वाटर सोल्यूबल चीजें हैं या आयंस हैं, ठीक है, वो इसको कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। तो वही सेम चीज जो रह गई कि इनकी ड्रॉबैक क्या रह गई, इट वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। समझ में आया? ठीक है ना। तो देखो, आपको कंपेयर करना आना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से आता है, बेसिकली देखो डिफरेंस पे जो है थोड़ा फोकस करो। डिफरेंस क्या, यहाँ प्रोटीन एक्सटेंडेड थे, वहाँ प्रोटीन ग्लोबुलर अल्फा हेलिकल थे, ठीक है ना। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस है और साइंटिस्ट का नाम याद करना है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर यूनिट मेम्ब्रेन सिस्टम। So beta, this one is very important and last model, that is fluid mosaic model. आपके NCERT में भी यही गिवन है, बट जो क्वेश्चंस आप जब अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना, जब MCQs अटेम्प्ट करेंगे तो उस टाइम पे आपको वहाँ से भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। That's why I taught you that particular topic, ठीक है। अब देखो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जहां तक बात है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, फ्लूइड यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बिहेवियर कैसा है, फ्लूइडी बिहेवियर है, ठीक है। मोज़ेक यानी कि धब्बेदार मॉडल है, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो, इट वाज मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल यही है। और अभी तक जब आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ना, तो हमने इसी की बेसिक्स आपको बताई थी। ये मॉडल आपकी जितना भी आपने पढ़ा है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, हर चीज को क्या कर रहा है, सम अप कर रहा है, ठीक है ना। तो जो हमने पढ़ा है वही हम सम अप करेंगे। जो बार बार हम एक बात कह रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उनका स्ट्रक्चर हम कई बार कर चुके हैं, ठीक है ना। तो वही सारा सम अप करता है ये मॉडल, ठीक है ना। आज भी हम इसी मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं। तो देखो, इट इज बेस्ड ऑन फ्रीज्ड फ्रैक्चर टेक्निक। जब इसको प्रपोज किया गया था तो जो टेक्निक यूज की गई थी, देखो फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक क्या होती है क्या नहीं होती, आपको वो सब नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, वो बियॉन्ड योर सिलेबस है।
कभी मौका मिलेगा तो जरूर समझाएंगे। नेक्स्ट इज योर, इसको पढ़ने के लिए इस मेम्ब्रेन के डिस्कवरी के टाइम किसकी मेम्ब्रेन यूज की गई थी? ह्यूमन आरबीसी यूज की गई थी, ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि आरबीसी को लेकर जो है ज्यादा डिस्कवरी चल रही थी, तो आरबीसी पे ही काम चला था। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, इस मॉडल को प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे दैट वाज सिंगर एंड निकोलसन, और आपको डेट इसकी याद रखनी है 1972, ठीक है। 1972 के अंदर सिंगर एंड निकोलसन ने दे प्रपोज्ड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ व्हाट दिस पर्टिकुलर मॉडल एक्सप्लेन अस, ठीक है। According to this model, plasma membrane is a continuous layer or continuous lipid bilayer, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? कंटिन्यूअस लिपिड की बाइलेयर होती है, दो लेयर होती है और कंटिन्यूअस होती है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस किस सेंस में कि ऊपर की एक लेयर पूरी कंप्लीटली कंटिन्यूअस है, नीचे की लेयर पूरी कंप्लीटली कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई लिपिड कहीं प्रेजेंट है कोई कहीं प्रेजेंट है, जैसे देखो प्रोटीन है, प्रोटीन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, कहीं कहीं पर है। आगे बात समझ में, तो लिपिड जो थे दैट वर कंटिन्यूअस, ठीक है। दूसरी चीज हैविंग इंटीग्रल प्रोटीन, और इनमें जगह जगह पे क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं, दैट रिमेन एम्बेडेड विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, जैसे ये एम्बेडेड है, ये एम्बेडेड है, ठीक है, ये भी एम्बेडेड है, ये कंप्लीटली एम्बेडेड है, ये दोनों पार्शियली एम्बेडेड है, ठीक है ना। तो लिपिड लेयर जो है कंटिन्यूअस है और उसमें जो प्रोटीन है वो क्या है? पार्शियली और कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं, जिनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोल रहे हैं। फिर हमने देखा कि लिपिड जो होते हैं, ठीक है ना, वो कैसे अरेंज होते हैं? पैरेलल हेड पैटर्न, ये याद रखना। पैरेलल हेड पैटर्न का मतलब इनके जो हेड है वो एक दूसरे के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ऐसे पैरेलली अरेंज्ड है, ठीक है ना। पैरेलल हेड पैटर्न इसको कहा जाता है, यानी कि जो लिपिड का हेड है वो हमेशा आउटर साइड पे होगा और जो लिपिड की टेल है वो पूरी लेयर के बीच में होगी। देखो ये हेड रीजन बिल्कुल आउटर साइड पे है और टेल बीचों बीच है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल हेड पैटर्न। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा देखो जहां तक बात है प्रोटीन की, तो प्रोटीन कंटिन्यूअस नहीं है। प्रोटीन में कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो सुपरफिशियली प्रेजेंट है। सुपरफिशियली कैसे? ये देखो, ये वाला जस्ट अटैच्ड है, ये वाला जस्ट अटैच्ड है, तो जो पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के सरफेस से जस्ट अटैच्ड है, हमने बहुत बार किया हुआ है ये, उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोल सकते हो या पेरिफेरल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अंदर बाहर दोनों साइड हो सकते हैं, बट दे रिमेन जस्ट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, कुछ प्रोटीन, सम प्रोटीन्स आर पार्शियली और फुली एम्बेडेड, ये हमने अभी अभी पढ़ा था कि कुछ प्रोटीन पार्शियली और फुली एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो प्रोटीन हमने पहले भी पढ़ा है कि क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं मेम्ब्रेन को, ठीक है। प्रोटीन जो है फ्लेक्सिबल नेचर जो है बिहेवियर प्रोवाइड करते हैं, मोजेकनेस धब्बेदार अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं, डायनेमिज्म, डायनेमिज्म का मतलब क्या है कि प्रोटीन क्या है, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्टैटिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैसे ये एज इट इज सॉलिड की तरह, नहीं। क्या है ये प्रोटीन देखो मूव कर सकते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, सभी जगह मूव कर सकता है, लेकिन लेटरल मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ देखो आगे चल के आप पढ़ोगे प्रोटीन जो है कैरियर का काम भी कर रहा है। कैरियर का मतलब जैसे मान लो वाटर या वाटर सोल्यूबल चीजें हैं, ठीक है ना, वो क्या होंगी? इस लिपिड को तो क्रॉस कर नहीं पाएंगे, तो कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो टनल प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये कैरियर का काम कर रहे हैं। वाटर हो गया, वाटर सोल्यूबल चीजें हो गई, या फिर कोई आयन है, ठीक है ना, कोई चार्ज पार्टिकल है, तो वो यहाँ इसके थ्रू आ सकता है क्योंकि ये तो कंप्लीटली एम्बेडेड है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये है जो पर्टिकुलर मॉडल था, ये हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है ना। तो प्रोटीन फ्लेक्सिबिलिटी, मोजेकनेस और डायनेमिज्म प्रोवाइड करते हैं। वहीं लिपिड की अगर बात की जाए तो ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। दोनों में अलग अलग भी है, देखो फ्लूइडिटी अलग चीज है, इलास्टिसिटी अलग चीज है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद कर लेना, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहां यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो मॉडल हम कई बार बना चुके हैं। ग्रीन कलर से क्या बनाए हैं? ग्लाइको, ध्यान से देखो लिपिड है या प्रोटीन? शाबाश, ठीक है। क्या है? ग्लाइको, प्रोटीन से अटैच हो तो ग्लाइको प्रोटीन, और जो ये जो रेड से बनाई है क्या है? ग्लाइको लिपिड्स, क्योंकि ये लिपिड से अटैच है, ठीक है ना। और लिपिड का ग्लाइकोलिपिड का स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था कि बिल्कुल जो है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड में दो फैटी चेन एज इट इज रहने दो, और जो
फर्स्ट वाला है उसपे से फॉस्फेट की जगह पे क्या हटा लगा दो, फॉस्फेट हटा के और कार्बोहाइड्रेट जोड़ दो, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जोड़ दो, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाएगा आपका ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ग्लाइकोलिपिड्स मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ हमेशा आउटर सरफेस पे होंगे, साइटोसोलिक सरफेस पे कभी भी ग्लाइकोलिपिड्स नहीं होते। फंक्शंस हम अच्छे से कर चुके हैं तो आप लोगों को भी अच्छे से याद रखना है। प्रोटीन्स जो थे दैट वर ग्लोबुलर इन नेचर, ठीक है, जितने भी प्रोटीन्स थे वो सारे के सारे ग्लोबुलर थे। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें और देखने हैं। ये मॉडल जो है इसका एक और नाम रखा गया, ठीक है ना, क्या नाम रखा गया, इस मॉडल को हम कहते हैं प्रोटीन आइसबर्ग्स इन सी ऑफ लिपिड। क्या कहा, प्रोटीन्स आइसबर्ग्स इन सी ऑफ लिपिड। इस लाइन का मतलब क्या है, देखो इसने कहा कि पूरा का पूरा सी तो कंटिन्यूअस है, समुद्र पूरा कंटिन्यूअस है, वो किसका बना हुआ है, लिपिड का बना हुआ है। मान लो ये हमारा समुद्र है और इसमें क्या है, पूरा का पूरा जो समुद्र है वो किससे बना हुआ है, सी इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, ठीक है, और उसमें जो प्रोटीन्स हैं दे आर जस्ट लाइक आइसबर्ग्स। आइसबर्ग्स यानी कि बर्फ की बड़ी बड़ी शिलाएं जिसको आप कह सकते हो, आइसबर्ग्स, ठीक है, और देखो उनका साइज क्या करता है, वेरी करता है, और साइज के अकॉर्डिंग उनकी डेंसिटी बनती है जिसकी वजह से वो अलग अलग बिहेवियर शो करेंगे। कुछ ऐसी बर्फ होंगी जो हल्की होती, बिल्कुल ही हल्की होती है, वो वाटर के सरफेस पे तैरेंगी, ठीक है, पतली पतली, और कुछ जो है थोड़ी सी भारी है वो जस्ट एम्बेडेड रहेंगी, ठीक है, सरफेस पे तो दिखाई देंगी लेकिन एम्बेडेड रहेंगी, और कुछ बहुत ज्यादा बड़ी है कंप्लीटली सी को पायर्स करेंगी। इसी तरीके से हमारे क्या है, प्रोटीन कुछ तो सुपरफिशियली अटैच्ड है, कुछ क्या है एम्बेडेड है, और कुछ क्या है कंप्लीटली पायर्स कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, प्रोटीन्स आइसबर्ग्स इन सी ऑफ लिपिड, ठीक है। अब देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था वो बिल्कुल जो है इन सभी से सुपीरियर क्यों है, क्योंकि ये हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, चाहे वो आपकी परमेबिलिटी हो मेम्ब्रेन की, ठीक है, वाटर या वाटर सॉल्युबल चीजें आसानी से इसमें से निकल सकती है कि नहीं निकल सकती है, आसानी से इसको क्रॉस कर सकती है थ्रू कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। इसके अलावा देखो परमेबिलिटी को इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स का रोल आगे हम पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट के अंदर होता है रोल इसका। बाकी इसके अलावा इसके अंदर बेसिकली आपने प्रोटीन्स की अरेंजमेंट को देखना है, हम पढ़ चुके हैं ये सारी बातें, ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव विंडो की, यानी कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन विंडो यानी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो देखो कंपटीशन में जो हमने पढ़ा है बेसिकली वही सारी चीजें आती हैं, ठीक है, लेकिन एक तो हमने आपको बताया था कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, वहां पे हमने देखा था कि दे आर एबल टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रांच्ड लिपिड, ठीक है ना। ब्रांच लिपिड क्या करेंगे, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो जो एक्टोडर्म्स होते हैं, एक्टोडर्म्स का मतलब देखो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें टेम्परेचर, जैसे आपने कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पढ़े होंगे 9th क्लास में, हम किस में आते हैं, वार्म ब्लडेड में, मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है ना, दैट रिमेन कांस्टेंट, कितना 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहेगा, ठीक है, चाहे बाहर सर्दी हो या गर्मी हो, ठीक है, और उसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी कुछ प्रोसीजर शो कर रही है। जैसे देखो जब हमें ठंड लगती है, ठीक है ना, जब हमारी बाहर का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा ठंडा है तो हमारी बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देगी, शिविर करना स्टार्ट कर देगी, कपकपाना स्टार्ट कर देगी, इससे बॉडी के अंदर हीट डेवलप होगी और बॉडी फिर से क्या हो जाएगी, गर्म, ठीक है। वहीं पे अगर आपको बहुत ज्यादा क्या लग रही है, गर्मियों के टाइम पे आपकी बॉडी क्या करती है, पसीने आते हैं, स्वेटिंग होती है, क्यों, इवोपरेशन जो है दैट इज फॉलोड बाय कूलिंग इफेक्ट, है ना, जो वाटर बाहर आ रहा है वो इवोपरेट होगा और सरफेस पे कूलिंग प्रोवाइड हो जाएगी, तो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, समझ में आया। तो ये तो बात थी वार्म ब्लडेड एनिमल की, हमारी बात थी जहां पे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है। बट अगर हम बात करें एक्टोडर्म्स की, ठीक है ना, एक्टोडर्म्स यानी कि जो बाहर के, एक्टो मतलब
बाहर के टेम्परेचर से जिनकी बॉडी अफेक्ट होती है। बहुत ज्यादा ठंड है तो ब्लड बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो ब्लड में वार्मनेस आ जाएगी, ठीक है। तो एक्टोडर्म्स जो होते हैं इनके अंदर देखो जो फोस्फोलिपिड की जो कंपोजिशन है वो वेरी करती रहती है, ठीक है ना। वेरी कैसे करती है, देखो अगर हम बात करें विंटर की, विंटर में क्या हो गया, बहुत ज्यादा ठंड है, और बहुत ज्यादा ठंड है इसका मतलब अगर हम बात करें फोस्फोलिपिड्स की, ठीक है, तो फोस्फोलिपिड के अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे जो फ्लूइडी बिहेवियर है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, इतने नजदीक आ जाएंगे अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ी तो ये फोस्फोलिपिड्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, फ्लूइडिटी बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। तो उस केस में हमें ऐसी चीज की जरूरत है जो फ्लूइड बिहेवियर को बढ़ा रहा था, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, सैचुरेटेड, एक तो क्या हो जाएगा, इनकी जो फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड हो जाएगी। सैचुरेटेड मैंने बताया था, जितना ज्यादा सैचुरेशन उतना ज्यादा फ्लूइड बिहेवियर, तो सैचुरेटेड हो जाएगी, प्लस जो है शॉर्ट चेन हो जाएगी, ठीक है ना, शॉर्ट, क्योंकि फ्लूइड बिहेवियर जितना ज्यादा जो है शॉर्ट चेन फैटी एसिड ज्यादा होती है, मतलब इनकी कंपोजिशन अपने आप जो है बढ़ जाती है ताकि वो विंटर को आसानी से टॉलरेट कर सके, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें समर की, समर सीजन की, समर सीजन में देखो फ्लूइड नेचर क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी अगर पड़ रही है तो फ्लूइड नेचर हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वहां पे हमें जस्ट इसका अपोजिट करना है, अनसैचुरेटेड जो है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं और शॉर्ट की जगह क्या आ जाती है, लॉन्ग चेन। तो देखो थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो इसको आपको कंप्लीटली करना है। इसके अलावा बेटा एक क्या होता है, एक केमिकल होता है, ठीक है ना, केमिकल का नाम है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। ये केमिकल क्या करता है, ये साइब्रिड्स बनाने में हेल्प करता है। ये क्या होते हैं, देखो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल क्या कहा मैंने, साइब्रिड्स बनाने में हेल्प करता है। ये साइब्रिड्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, सोमैटिक सेल को, ये जो केमिकल है, ठीक है, ये क्या करता है, सोमैटिक सेल्स की फ्यूजन करवाता है, सोमैटिक सेल्स की क्या करवाता है, फ्यूजन करवाता है। कैसे, दोनों के प्रोटोप्लास्ट को मिक्स करवा देता है। मान लो जैसे देखो हमारे पास क्या है, दो पर्टिकुलर प्लांट हैं और उनके क्या है, हमारे पास सीड है। मान लो हमारे पास एक पोटैटो है और एक टमाटो है, ठीक है। मान लो ये ले लेते हैं पोटैटो और ये ले लेते हैं टमाटो, ये एक सेल पोटैटो का है, एक सेल टमाटो का है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसकी सेल को डाइजेस्ट किया और इसका प्रोटोप्लास्ट निकाला और प्रोटोप्लास्ट को क्या कर दिया है, फ्यूज कर दिया है, ठीक है ना। प्रोटोप्लास्ट को हमने क्या कर दिया है, फ्यूज्ड कर दिया है ऐसे करके, ठीक है, दोनों के प्रोटोप्लास्ट को ऐसे फ्यूज कर दिया। अब ये जो पर्टिकुलर हमारे पास पर्टिकुलर सेल बना, ठीक है ना, जिसमें दोनों का न्यूक्लियस है और दोनों का क्या है, सेल मेम्ब्रेन फ्यूज कर गई है, ठीक है ना, ये क्या बना, साइब्रिड बना, पोटैटो बोलेंगे इसको, ठीक है ना, टोमेटो प्लस पोटैटो। तो साइब्रिड्स बनाने में पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल हेल्प करता है, जहां पे ये पर्टिकुलर प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा देखो एक पर्टिकुलर प्रोटीन होते हैं, ये जो चैनल प्रोटीन है ना, टनल प्रोटीन, यहीं पे एक एग्जाम्पल दिया जाता है टनल प्रोटीन का, एक्वापोरिन्स। क्या होते हैं एक्वापोरिन्स, एक्वा मतलब वाटर, पोरिन्स मतलब पोर, ठीक है, यानी कि ऐसे पोर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो वाटर की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, एक्वापोरिन्स बोलते हैं। बाई चांस आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, तो एक्वापोरिन्स जो है इट इज अ टाइप ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, पहली बात। और जो बायोलॉजिकल सेल्स है उनमें जो है एक पोर का काम कर रहे हैं, बेसिकली जो सिलेक्टिवली वाटर मॉलिक्यूल्स को कंडक्ट करवाते हैं इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके साथ साथ देखो इसको हम वाटर चैनल भी बोलते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें बेसिकली हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। इसके बाद एक लेक्चर हमारा रहेगा आपका रिगार्डिंग योर
स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहाँ पे हम जंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। हालांकि जंक्शंस वाला टॉपिक आता है आपके टिश्यू वाले में, बट इसको यहीं थोड़ा सा कवर करेंगे ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, या फिर एक बार मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ टिश्यूज वाले में अच्छा रहेगा तो वहां पढ़ा देंगे, ठीक है। तो लगभग 1 या 2 लेक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड और है, उसके बाद हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। थैंक यू।